मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी को नमस्कार। पार्थ आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था पिछले वीडियो में कि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेगा। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रहेगा। उसको हम लोग डिटेल से सटीक तरीके से सारगर्भित तरीके से व्याख्या को समझेंगे और याद करेंगे। ऐसा व्याख्या इतना डिटेल में हम आपको व्याख्या कर देंगे कि अगर मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन को अगर आप देख भी लीजिएगा तो आपको प्रीवियस ईयर फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका ढेर सारा आपका 80% क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएगा। आप 80% एग्ज़ाम में 80% 70% पर कहता हूँ कि आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अगर पढ़ लीजिएगा अच्छा से तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब इससे अगला देखिए, इसमें और फैक्ट है जो हम आपको इससे रिलेटेड बताएंगे। जैसे और राष्ट्रपति किसका नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और बताइए, और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य करता है। आर्टिकल 55 के अंतर्गत। और कौन सा पत्ती? एकल संक्रमणीय मत पत्ती के द्वारा करता है। ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। और राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है आर्टिकल 60 के अंतर्गत। तो इस सारा फैक्ट था राष्ट्रपति से रिलेटेड। अब महान्यायवादी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। देखिए, महान्यायवादी, देखिए सर्वोच्च न्यायालय महान्यायवादी होता है जो भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। आर्टिकल 88 के अंतर्गत महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है किंतु मत नहीं दे सकता है। इतना फैक्ट था महान्यायवादी के अंतर्गत। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। इतना सारा फैक्ट हम हर एक ऑप्शन पे चलेंगे और हर एक ऑप्शन को अच्छी तरह से समझेंगे। अब है नेक्स्ट, भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो अभी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू है। अब देखिए, ये प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल 2007 से 12 तक रही थी। अब अगला क्वेश्चन पे चलिए, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है? तो देखिए, इस समय भारत का सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरावने हैं। तो ये ऑप्शन तो उस समय का है। उस समय के ऑप्शन, उस समय कौन थे? वो थे दीपक कपूर थे उस समय का है। उस समय दीपक कपूर थे, लेकिन वर्तमान में अभी कौन है? नरावने हैं। ठीक है। अब अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उस समय कौन थे? तो उस समय थे उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंधन किया है? तो तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंधन किया है। और इस समय वर्तमान में क्वेश्चन आ रहा है संसद भवन से। तो संसद भवन का किस
प्रोजेक्ट कौन थे यार? टाटा प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुआ है। किसके देख रेख में? बिमल पटेल के देख रेख में। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है टीचर वाला एग्जाम में कि संसद भवन किसके देख रेख में निर्माण हुआ था? बिमल पटेल के देख रेख में निर्माण हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1857 के विद्रोह में बाबूवीर कुंवर सिंह कहाँ से लड़ रहे थे? तो बाबूवीर कुंवर सिंह कहाँ से लड़ रहे थे 1857 के विद्रोह से? तो आरा से। देखिए इस क्वेश्चन पर कंट्रोवर्सी है। बीपीएससी इस क्वेश्चन का आंसर पटना देता है। बीपीएससी प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर से ही पता लगता है ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से एराइज हो रहा है, समझ गए ना। उसके बाद चलिए 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। नव निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? तो नव निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम एक प्यूरा नाम से उनका एक संस्था था। प्यूरा नाम किससे संबंधित है? एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब है अगला, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में लगभग 60% पर कृषि कार्य होता है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है। देखिए संविधान के आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, समझ रहे हैं? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये संसद में भाग ले सकता है, समझिए। महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे जब तक महान्यायवादी बने रहेंगे। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक कानूनी सलाहकार होता है, समझ गए ना। इतना फैक्ट था महान्यायवादी से। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता दर 2001 के अनुसार, उस समय के अनुसार है, तो उस समय के अनुसार हमको नहीं चाहिए, हमको 2011 के अनुसार पढ़ना चाहिए। तो बिहार में साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना था? तो महिला साक्षरता, कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता बिहार में था 71.20। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। और महिला साक्षरता 51.50 है, समझ गए ना। और कुल साक्षरता बिहार में है, बिहार का है 63.82%। इतना फैक्ट था बिहार के साक्षरता दर से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम पर अब खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, लेकिन हमारे पीएम साहब उनको हटा के मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, मतलब खेल रत्न पुरस्कार स्टार्ट किए हैं। तो मेजर ध्यानचंद एक हॉकी के खिलाड़ी थे और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। अब है शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह का बचपन का नाम क्या था बताइए? फरीद खान नाम था, फरीद खान नाम था। ठीक है, शेर शाह से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए शेर शाह का पिता का नाम हसन खां था, बिहार के सूबेदार थे। ठीक है, उसके बाद है, अब है शेर शाह नाम कैसे पड़ा? ये है, इनको मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेर खां की उपाधि दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। और शेर शाह हमारे बिहार के रहने वाले थे, सासाराम के रहने वाले थे। अभी भी सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन तो आप सब लोग बता सकते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, एक ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। अब देखिए इनके प्रथम बैठक में अध्यक्षता बायोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। उसमें कुल 72 सदस्य भाग लिया था। और सेफ्टी वॉल का सिद्धांत कौन दिया था? लाला लाजपत राय दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछता, एक क्वेश्चन कांग्रेस के स्थापना से रिलेटेड ही है। और लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज है, यानी डफरिन का एक मित्र था ए.ओ. ह्यूम, उसी ने कांग्रेस की स्थापना कराया था। और कांग्रेस के अधिवेशन 3 पूछता है। पहला में अध्यक्षता कौन किए थे? बायोमेश चंद्र बनर्जी। तीनों अधिवेशन को और तीनों की अध्यक्षता को
याद रखिएगा। अब अगला है व्यक्तिगत सिद्धांत किसने दिया था? तो इस सिद्धांत कौन दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, यानी राज हड़प सिद्धांत इसको बोलते हैं, समझ गए ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेस बोलते हैं इंग्लिश में। इस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेज साम्राज्य में राज्यों को विलय किया जाता था, समझ गए ना। सबसे पहला विलय पूछता है, सबसे पहला विलय किसको हुआ था? सतारा को हुआ था, 1848 में हुआ था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलिए, और इसमें एक और है, डलहौजी ने 1856 में अवध राज को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश सरकार में मिलाया था। एक क्वेश्चन दोनों पूछता है, सतारा और अवध वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। अब चलिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अब अगला क्वेश्चन पे चलिए, ट्राई मेकर किससे संबंधित है? ट्राई मेकर एक शब्द है, वो किससे संबंधित है? ट्राई मेकर शब्द, देखिए, ट्राई मेकर शब्द फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है, तो इनमें से दोनों हो जाएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो यह सभी लोग आप जानते होंगे, कुमारगुप्त था, कुमारगुप्त प्रथम था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। सोचिए, नालंदा विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ तिब्बत, चाइना, थाईलैंड, म्यांमार से, जापान से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। 5 मंजिला पुस्तकालय था, जिसको कौन जलाया अभी तक पता नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि बख्तियार खिलजी ने जलाया था, लेकिन तिब्बत इतिहासकारों ने इसको नकारा है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं जलाया था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? मुंगेर को राजधानी मीर कासिम ने बनाया था। इसका सही ऑप्शन होगा ए, मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। वहां पर एक गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया था। किससे लड़ने के लिए? अंग्रेजों से लड़ने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अब गुरु गोविंद सिंह के पिता तेज बहादुर थे, सिख 9वें गुरु थे। तेज बहादुर की हत्या किसने किया था? औरंगजेब ने किया था, समझिए। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी था, इस ऑप्शन में नहीं है, समझिए, गुजरी देवी जो ये ऑप्शन में नहीं है। अब अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस जिला में हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु पूर्णिया जिला के रहने वाले थे, समझिए, बिहार के पूर्णिया जिला के। फणीश्वर नाथ रेणु ने एक मैला आंचल एक उपन्यास भी लिखा था, जो बहुत चर्चित हुआ था, और उनको इस उपन्यास के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, कामायनी की रचना किसने किया था? तो जयशंकर प्रसाद ने किया था। कामायनी का रचना जयशंकर प्रसाद ने किया था। एक हिंदी का महाकाव्य है कामायनी, समझिए। अब अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखा था, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, समझिए। अब इसमें थोड़ा समझ लीजिए, जैसे आर्यभट्ट किसके काल में था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट, कालिदास, नवरत्न किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अब देखिए, कनिष्क के काल में कौन कौन था? पारसनाथ, अवसघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक और वसुमित्र, ये सब कनिष्क के काल के विद्वान थे, यानी कवि थे और लेखक थे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा
इसमें भगत सिंह सही आंसर होगा, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह नहीं दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था, और कहीं कहीं इसका आंसर हसरत मोहानी भी होता है। तो चलिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, महात्मा गांधी। ये सब कुछ नारा है जो पूछा जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। अब है बिहार की जनसंख्या कितना है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, लेकिन हम लोग 2011 के जनसंख्या के अनुसार पढ़ेंगे। तो बिहार का जनसंख्या कितना है 2011 में? 10, 40, 99, 452। ये डाटा पीपीएससी हमेशा पूछ लेता है। 10, 40, 99, 452 इतना है बिहार की जनसंख्या। और एक क्वेश्चन और बताइएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? शिवहर में है। और कितना है जो बताइएगा। और बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपाति कहाँ है? तो गोपालगंज में है। समझ गए? अब आगे चलते हैं। सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? तो सितारा देवी एक लोक नृत्य थी, लोक नृत्यांगना थी सितारा देवी। समझ गए ना? ढेर इसमें मारे होंगे दरभंगा पेंटिंग से, तो दरभंगा पेंटिंग से नहीं संबंधित थी सितारा देवी। दरभंगा पेंटिंग से संबंधित थी सिया देवी और कौशल्या देवी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ। पटना विश्वविद्यालय 1917 में हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो बिहार के पावापुरी में हुआ था। कुंडल ग्राम भगवान बुद्ध से संबंधित है। सारनाथ में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, और राजगीर में भगवान बुद्ध 5 बौद्ध भिक्षुओं का उपदेश दिए थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में है। और भगवान बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गया में। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर, जिसको वर्तमान में हम लोग फल्गु नदी बोलते हैं। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड देश का 28वां राज्य बना था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया था। उसके बाद है 29वां राज्य कौन है? तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। अब अगला है बिहार में लोकसभा के कुल कितने सीट है? तो बिहार में लोकसभा के 40 सीट है। समझ गए? और बिहार में राज्यसभा के बिहार में 16 सीट है। और बिहार विधानसभा के कितना सीट है? तो विधानसभा के बिहार में 243 सीट है। और विधान परिषद के 75 सीट है। समझ गए? ये हमें याद रखिएगा, ये डाटा याद रखिएगा, डाटा बार बार पूछा जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो हर्यक वंश के राजा थे। मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। और गुप्त वंश में कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम, ये सब गुप्त वंश के शासक थे। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण की धरती से 1917 में। यहीं सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि देते हैं। और सोचिए, गांधी जी चंपारण में 40,000 किसानों से मतलब इंटरव्यू करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, उसके बाद आंदोलन चालू करते हैं। सोचिए, गांधी कितना शातिर दिमाग के राजनेता है। किसी को कहने पर आंदोलन शुरू नहीं करता है जब तक कि वो ये नहीं भाप लेता है कि आंदोलन शुरू करने के लिए जनता तैयार है कि नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? तो इजराइल में खोला है। इजराइल एकमात्र यहूदी देश है। सोचिए, इजराइल में यहूदी आके बसा है जर्मनी से। जर्मनी में जब हिटलर कत्लेआम शुरू कर दिया था यहूदियों के ऊपर, तो वहाँ से यहूदी भाग के इजराइल आए। और आज इजराइल दुनिया के सबसे ताकतवर देश में आता है टेक्नोलॉजी में।
सोचिए। चलिए अगला है सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है? तो सार्क का सबसे नया सदस्य अफगानिस्तान है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, समझ गए। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। उसके बाद शिवाजी को किसने कैद किया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था और अफजल खां को शिवाजी ने वध किया था, समझ गए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है 43, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं? तो मात्र एक ही बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कर्नाटक में गांधी जी कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष से संबंधित पहली बार एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है। उसके बाद प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में बनती है। उसके बाद है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। किसके आधार पर बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने क्यों किया? क्योंकि वहाँ राष्ट्रवाद पर चरम सीमा पे था, हिंदू मुस्लिम एकता यूनिट हो रहा था जो कर्जन को भा नहीं पा रहा था। इसी कारण उसने सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल को विभाजन कर देता है, समझें। और जब दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। ये दोनों डेट इम्पोर्टेंट है, 12 दिसंबर 1911, समझ गए। उस दिन बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। 1909 में मार्लो मिंटे सुधार आया था जिसमें मुसलमान को अलग निर्वाचन मंडल देने की बात कही गई थी। उसके बाद है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अब है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए लोकल बॉडी यानी ग्राम पंचायत मुखिया के चुनाव के लिए 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और संसद के चुनाव के लिए 25 वर्ष, और समझिए इसमें जो वर्ष है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और राज्यसभा के चुनाव के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ये सब कुछ डेट है जो हमेशा याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान पटियाला में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा एक निशानबाजी था। उसके बाद है राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? तो राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो औरंगजेब किया था। और आगरा में मोती मस्जिद तो शाहजहां ने किया था। अब है 1957 में पहला सिपाही विद्रोह हुआ था, वो किस डेट को भड़का था? तो 10 मई 1857 को 20 NI ने विद्रोह को शुरू किया था। 20 NI सेना की एक टुकड़ी थी, वो शुरू किया था। अब है गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस तिथि को किया था? तो 30 जनवरी के दिन था। गांधी जी को उस दिन नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारकर हत्या कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना किया? तो नेपाल हाल ही में राजतंत्र को ख़त्म कर गणतंत्र को स्थापना कर देता है। और म्यांमार एक ऐसा देश है जहां अभी सैनिक शासन लगा हुआ है। और श्रीलंका के हालात तो आप जान ही रहे हैं, श्रीलंका में विद्रोह हुआ था राष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति बच के दूसरा देश में भागा। पाकिस्तान में भी तो आप जान ही रहे हैं, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनको वो जेल जा चुके हैं। तो इस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में इस तरह की घटना होना आम बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है? तो हम पीछे बता दिए हैं राज्यसभा के लिए कितना, तो 30 वर्ष, और संसद के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। वर्ष 2010 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन भारत किया था, इसका आंसर भारत होगा। अब आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेल का आयोजन कौन किया था? चाइना किया था और यहीं अभिनव बिंद्रा पहली बार गोल्ड मेडल जीते थे निशानेबाजी में। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ऑपरेशन फ्लड के स्थापना वर्गीज कुरियन ने किया था। समझ गए? कब? 1970 में। ये भी पूछता है। अब है सतलज और चिनाब। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन है आपको, यमुना की सहायक नदी कौन है? चंबल, केन और बेतवा यमुना की सहायक नदी है। एक पूछता है एग्जाम में। और एक चीज़ बताइएगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जो 2 मानसून से जल प्राप्त करती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन है, WWE के भागीदारी में द ग्रेट खल्ली का असली नाम क्या था? तो द ग्रेट खल्ली का असली नाम था दिलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर किससे संबंधित थे? तो पंडित रविशंकर किससे संबंधित थे? पंडित रविशंकर सितार से संबंधित थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। लोकनायक किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। यही संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ शुरू करते हैं 1975 में, 75-76 में। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर किया था और यहीं अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराता है। और यहीं इसी समय अकबर पहली बार समुद्र देखता। एक लंबे समय के अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया। उसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से भारत का संसद हटाता है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा और महाभियोग लाता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। और महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। उसके बाद है, भारत का पहला व्यापारिक संबंध किस देश से? तो पुर्तगाल से है। सबसे पहली बार पुर्तगाल आया था और सबसे अंतिम पुर्तगाल गया था। बेली गठन किससे संबंधित है? तो बेली गठन किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जो हाल ही में चंद्रयान 3 मेरा सक्सेस हो गया। भारत के लिए बहुत गौरव का क्षण था उस समय जब चंद्रयान 3 सक्सेस होता है और चांद पे लैंड करता है। भारत चौथा देश बन गया है और दक्षिणी ध्रुव पर भेजने वाला पहला देश बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जातक ग्रंथ बौद्ध से संबंधित है। बौद्धों का रामायण भी बोला जाता है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। चलिए अगला है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? यानी स्वेज नहर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। समझ गए ना? तो इसमें लाल सागर होगा, यानी स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ में देते हैं। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और भगवान बुद्ध को ज्ञान के प्राप्त कहाँ हुआ था? सांची में हुआ था। ये बुद्ध से रिलेटेड फैक्ट था। अब है अनुच्छेद 370 का संबंध किस देश से है? तो अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था जो हट गया। अनुच्छेद 370 अब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। रजमा क्या है? तो रजमा फारसी में अनुवाद था। तो रजमा क्या है, यही क्वेश्चन है। रजमा क्या है? तो महाभारत को फारसी में रजमा के नाम से जाना जाता है। समझिए, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर ने किया था। रजमा का अर्थ है युद्ध का पुस्तक। समझिए। चलिए अब आगे है, एक चीज़ और है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दारा सिकोह ने किया था। समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन,
73 नंबर, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राजाभिषेक हुआ। चलिए बताइए, क्वेश्चन ढेर बार पूछा है। औरंगजेब था। औरंगजेब को 2 बार राजाभिषेक होता है। उसके बाद है, अंग्रेज़ों का सुनहरा फरमान कब जारी किया गया था? तो अंग्रेज़ों ने 1632 में सुनहरा फरमान जारी किया गया था। 1932 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान जारी किया था पहली बार। समझ गए ना? सुनहरा फरमान था कि आप बगैर टैक्स के व्यापार कर सकते, समझ गए। और 1611 में अंग्रेज ने दक्षिण भारत में प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला था। चलिए अगला है 75 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीना था 1510 में। और नियो द कुन्हा ने कोच्चि के स्थान पर गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया था। अब है 76 नंबर क्वेश्चन, रेशम किससे संबंधित है? चलिए बताइए, रेशम किससे उत्पादित होता है? तो रेशम प्यूपा से होता है, रेशम के कीड़े के प्यूपा से होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? तो मोबाइल फ़ोन को काम करने के लिए सब चीज़ आवश्यक है। इसमें हैंडसेट से नेटवर्क भी रहना चाहिए, सिम भी, तो उपरोक्त में से सभी होगा। निम्नलिखित में कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी की कुंजी परंपरागत टाइपरों में उपलब्ध नहीं है? तो एंटर इसमें नहीं होगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द इंटरनेट प्रणाली से संबंधित है? तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। किस रक्त वर्ग को व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ को कहा जाता है। और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, एक्सेप्टर कहा जाता है। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगने के लिए किया जाता है? तो गन्ना को काट कर रोपा जाता है। गन्ना के तने को काट कर रोपा जाता है और फिर उससे गन्ना तैयार होता है। अब है एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इसका आंसर सी हो जाएगा। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? एक कमेंट में बताइएगा। उसके बाद है संतरे किसके परलब स्रोत है? तो विटामिन सबसे ज़्यादा संतरा में होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से नहीं होता है? तो देखिए, मलेरिया मच्छर से, डेंगू मच्छर से, और फाइलेसिस भी मच्छर से होता है। घेंघा रोग मच्छर से नहीं होता है। समझ गए? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। समझ गए? चलिए अगला है, मलेरिया मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर को काटने से होता है। समझ गए? ये भी पूछता है। और डेंगू एजिड इजिप्टी मच्छर को काटने से होता है। मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो मादा एनफ्लीज मच्छर में वाहक होता है। ये तीनों बात याद रखिएगा। देखिए, मलेरिया मादा इन्फ्लुएंजा से होता है, और डेंगू एडिज इजिप्टी मच्छर से डेंगू हो जाता है। एडिज एडेप्टिज मच्छर से होता है। समझ गए? ये दोनों ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्ते में सबसे अधिक क्या चीज़ होता है? पालक के पत्ते में सर्वाधिक क्या होता है? आयरन होता है। समझ गए ना? सबसे ज़्यादा आयरन पालक के पत्ते में होता है। गुड़ पालक के पत्ते में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। दंत क्षय किसके कारण होता है? दांत क्षय, तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण होता है। एंटीटॉक्सिन एक इंजेक्शन है, वो जो टेटनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक
भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कारक कौन किए थे? तो ग्राहम बेल किए थे। ठीक है। भाप इंजन का आविष्कारक कौन किया था? जेम्स वाट ने किया था। PSLV का शॉर्ट फॉर्म क्या है? PSLV क्या होता है? जिससे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, समझ गए? तो PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। ऑप्शन डी आंसर होगा। चलिए अगला है, किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम का वेग क्या होता है? तो वेग अपरिवर्तित रहता है उस माध्यम में। ताप बढ़ाने पर किसी माध्यम का वेग अपरिवर्तित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी पर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत कम जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे विषैला गैस में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो धुआं से जलने पर बनता है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं। चलिए अगला है, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत का उपयोग होता है? तो सौर लालटेन हमेशा होता है, ख़त्म नहीं होता है। अपरंपरागत ऊर्जा उसको बोलते हैं जो ख़त्म ना हो। ठीक है। उसके बाद है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है। डायनमो वह यंत्र है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। पूछता है क्वेश्चन, हमेशा बार बार पूछेगा, हर एक एग्जाम में पूछेगा, समझिए ना, स्टार है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत ग्लोबनाइज्ड लौह चादर पर निम्न परत चढ़ी होती है। यानी लोहे की परत पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो जस्ता की परत चढ़ी होती है। लोहे के जस्ता के परत चढ़ी होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? ये कमेंट में बताइएगा। अब है बासिंग सोडा। बासिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, और खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। तो आज मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया और 40 मिनट के आसपास टाइम लग गया, क्योंकि 100 क्वेश्चन डिस्कस करना था, उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज मेरे दृष्टि से इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात, अगर आपको इस चैनल से कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर नया वीडियो आए तो आपका इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपके मोबाइल में इन्फॉर्म हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।